ब्रह्मांड के इस दिलचस्प सफर में हम सबका स्वागत है। चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस अदृश्य शक्ति के गहरे रहस्य को सुलझाने वाले हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को लिटरली एक साथ बांध कर रखती है। आसमान की ओर देखकर हम अक्सर सोचते हैं ना कि यह विशाल अंतरिक्ष बिना किसी पिलर ये सहारे के आखिर टिका कैसे है। तो आइए इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं और विज्ञान के उस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं जिसने हमारे भौतिक विश्व को समझने का नजरिया ही पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अंतरिक्ष के इस अनंत फैलाव को देखकर एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। पृथ्वी या कोई भी ग्रह अंतरिक्ष में दूर भटके बिना सूर्य की परिक्रमा आखिर कैसे करता है? मतलब वे अनंत और एकदम अंधकारमय अंतरिक्ष में क्यों नहीं खो जाते? कोई तो डोर होगी। बिल्कुल, इसी एक साधारण से लगने वाले सवाल ने सदियों से मानव जाति को सोचने पर मजबूर किया है और यकीन मानिए इसी सवाल के जवाब की तलाश ने हमारी आधुनिक भौतिकी की मजबूत नींव रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, गुरुत्वाकर्षण का परिचय, प्रकृति की एक मौलिक शक्ति। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है ये नंबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम सबने शायद इसे स्कूल में पढ़ा होगा। सरल शब्दों में कहें तो गुरुत्वाकर्षण पदार्थों की एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की स्वाभाविक टेंडेंसी है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती है तो उसके गिरने की स्पीड में जो लगातार इजाफा होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। फिजिक्स में इसे हम छोटे जी से दर्शाते हैं। तो यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? बात यह है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास जब इस गुरुत्वीय त्वरण से गुणा होता है तो वही हमें उस वस्तु का वजन देता है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी इंसान या वस्तु का वजन महज एक बल है, एक फोर्स है जो पृथ्वी लगातार उस पर लगा रही है। कमाल की बात है ना? अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, ऐतिहासिक प्राचीन दृष्टिकोण यानी गुरुत्वाकर्षण की शुरुआती खोजें। अक्सर हमें लगता है कि ग्रेविटी की खोज तो सीधे न्यूटन ने की थी, है ना? लेकिन आधुनिक विज्ञान से बहुत पहले, बल्कि यूरोपीय पुनरुत्थान से सदियों पहले ही गुरुत्वाकर्षण की समझ वैश्विक स्तर पर आकार ले रही थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस में अरस्तु ने कहा था कि भारी वस्तुएं अपनी प्रकृति के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर जाती हैं। फिर बहुत बाद में नहीं बल्कि 598 ईस्वी में ही भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने पहली बार इसे एक आकर्षक बल के रूप में वर्णित करते हुए गुरुत्वाकर्षणम शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद 12वीं सदी में अल खजीनी जैसे इस्लामी दुनिया के विद्वानों ने तो ये तक सुझाव दे दिया था कि यह बल ब्रह्मांड के केंद्र से दूरी के आधार पर बदलता है। तो ये कोई रातों रात हुई खोज नहीं थी बल्कि अलग अलग सभ्यताओं से होकर गुजरा एक बहुत ही शानदार क्रमिक वैचारिक विकास था। इस विचार की असली स्पष्टता हमें 12वीं शताब्दी के महान भारतीय खगोल शास्त्री भास्कराचार्य द्वितीय के ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में देखने को मिलती है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि पृथ्वी में ही आकर्षण का एक अंतर्निहित गुण है। इस एक शानदार विचार ने उन शुरुआती दार्शनिकों के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो ये सोचकर घबराते थे कि अरे पृथ्वी के दूसरे हिस्से यानी विपरीत गोलार्ध में रहने वाले लोग तो सीधे अंतरिक्ष में नीचे गिर जाएंगे। उस समय के हिसाब से सोचिए, ये एक बेहद क्रांतिकारी और तार्किक सोच थी, बिल्कुल एक गेम चेंजर। और अब आते हैं भाग 3 पर, गैलीलियो की वैज्ञानिक क्रांति, विज्ञान में प्रयोगों का युग। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए अब हम विज्ञान के उस अहम मोड़ पर आते हैं जहां सिर्फ बैठकर सोचने वाली दार्शनिक मान्यताओं की जगह गणितीय अवलोकन और रियल भौतिक प्रयोगों ने ले ली। सदियों से अरस्तु की यह मान्यता गहराई से जड़ जमाए हुए थी कि भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं की तुलना में अधिक तेजी से गिरती हैं। सुनने में लॉजिकल भी लगता है, लेकिन 16वीं और 17वीं सदी में इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने ढलान वाले प्रयोगों और पीसा की झुकी हुई मीनार से गेंदों को गिराने वाले मशहूर प्रयोगों के जरिए इसे पूरी तरह गलत साबित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि गुरुत्वीय त्वरण सभी वस्तुओं के लिए एकदम एक समान होता है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर एक पंख और एक पत्थर अलग अलग गति से गिरते हुए दिखते हैं तो उसका कारण उनका द्रव्यमान या मास नहीं है बल्कि हवा का प्रतिरोध यानी एयर रेजिस्टेंस है। अगर हवा न हो यानी निर्वात या वैक्यूम हो तो दोनों बिल्कुल एक साथ एक ही समय पर जमीन पर गिरेंगे, लिटरली एक साथ। चलिए अब रुक करते हैं भाग 4 का, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम, जहां पृथ्वी और अंतरिक्ष का मिलन होता है। गैलीलियो के इन प्रयोगों ने तो जैसे एक बहुत बड़े धमाके के लिए मंच तैयार कर दिया था। लेकिन न्यूटन के उस महान नियम को समझने से पहले हमें जर्मन खगोलवेद योहानेस केपलर के इन 3 नियमों को समझना पड़ेगा।
केपलर ने ग्रहों की गति का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया और बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एकदम परफेक्ट गोल चक्कर नहीं लगाते, बल्कि दीर्घवृत्ताकार यानी एलिप्टिकल या अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। उन्होंने यह भी साबित किया कि जब ग्रह सूर्य के पास होते हैं तो उनकी स्पीड अचानक तेज हो जाती है। केपलर के इन्हीं सटीक गणितीय मापदंडों ने ही मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक छलांग के लिए एक बेहद मजबूत और ठोस आधार तैयार किया। और बस यहीं से ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। जब आइजैक न्यूटन ने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा तो वे इस क्रांतिकारी नतीजे पर पहुंचे कि सेब को नीचे खींचने वाली शक्ति कोई और नहीं बल्कि बिल्कुल वही शक्ति है जो चंद्रमा और बड़े बड़े सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर उनकी कक्षाओं में बांधे रखती है। अंतरिक्ष में मुड़े हुए स्पेस टाइम और ग्रहों के इर्द गिर्द मौजूद ये विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इसी अदृश्य शक्ति का प्रकटीकरण है। न्यूटन ने अपने सूत्र F = gm1.m2/r² के साथ ये गणितीय रूप से साबित कर दिया कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सोचिए जरा, ये एक ही अदृश्य नियम है जो एक छोटे से सेब से लेकर विशाल ग्रहों तक पूरी की पूरी आकाशगंगा पर राज करता है। तो इसका अंतिम निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी की कोई अपनी व्यक्तिगत विशेषता नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड का हर एक कण हर पल लगातार हर दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह एक ऐसा अनंत अदृश्य जाल है जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक साथ पिरो कर रखा है। जरा सोचिए, क्या हमारे आसपास मौजूद हर छोटी बड़ी चीज के बीच इस निरंतर होने वाले खिंचाव के बिना तारों का बनना, ग्रहों का घूमना या खुद हमारे इस ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव हो पाता? अगर ये फोर्स अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? इसी रोमांचक और दिमाग को झकझोर देने वाले सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। इस ब्रह्मांडीय सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।